नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। 9 बजे के बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां बदायूं का जल्लाद मारा गया, क्योंकि यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर हत्या करने के बाद इलाके में बवाल मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, हंगामा किया, दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। मौके पर आपको बता दें, थानों की फोर्स पहुंच गई, इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मृतक बच्चों की मां की तरफ से किए गए बड़े खुलासे को लेकर यह पहली बड़ी खबर। बहाने से बेटे को छत पर बुलाया गया, धारदार चाकू से बच्चों की हत्या को अंजाम दिया। आरोपी साजिद भाई जावेद के साथ बाइक पर आया था। अब मां की तरफ से बच्चों की मां, जिसका रो रो कर बुरा हाल है, सुध-बुध खो बैठी है, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से भी, मृतक बच्चों की मां की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है, जिन्होंने कहा कि कैसे बहाने से बेटे को छत पर बुलाया गया, धारदार चाकू से बच्चों की हत्या की गई और आरोपी साजिद भाई जावेद के साथ बाइक पर आया था। TV9 भारतवर्ष परिवार के साथ है, ग्राउंड पर मौजूद है। इस बीच बच्चों की मां से बात की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने, सुनिए क्या कहा। कौन आया था यहाँ पे? साजिद और जावेद दोनों आए थे? कौन आया था? दोनों थे, एक बाहर था एक अंदर था। तो क्या कहा उसने साजिद ने? कोई ये कहा था कि मुझे पैसे, भाभी पैसे की जरूरत है। अच्छा, फिर? तो मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम जरूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाया हुआ है हमारे बच्चे ने को मारना। वहीं से आगे जा गिरिल तय खड़ो गो, यहीं से आई उसको फैला के लेके गो पार्लर में देखन को, फिर वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो चोटो वारो पानी लेके पहुंचो तो लो, फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार अरे भागो गिलास बोरी फेंक दो, बाव बेदर्दी और घर के चले गए। हमने जब अपने बच्चन की लाश पकड़ी तो पुलिस वाले ने हमारे बच्चन की लाश जीने के लिए हमारे के पापा आए जाते तय ले जाइयो, हम क्या करेंगे। साजिद ने पानी मांगा था, चाय मांगा था? चाय मैंने बना के दी, पानी मांगा था बच्चों से। बच्चे 2 बार लेके गए, छोटे से मंगाया, फिर उसको भी खत्म कर दिया, बड़ा गया बड़े को भी खत्म कर दिया, उसने दोनों खत्म कर दिए। तौर पर ये माँ की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। किस तरीके से वो आया, पैसे उधार मांगे, जब परिवार पैसे दे रहा था, पानी मांगा, चाय मांगा, और जब बहाने से दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर गया, पानी और चाय के बहाने, और दोनों की हत्या कर दी। साजिद की माँ है? हाँ। जावेद भी आप ही का बेटा है? हाँ। अच्छा, आपको तो पता लगा होगा ना कि साजिद ने हत्या की है 2 बच्चों की? हम घर पे आई नहीं तो हमें कुछ पता नहीं, जो लोग आए तो हमें पता लगी है। अच्छा, पुलिस आई थी तब उसने बताया? हाँ, कि तुम्हें कुछ पता, हमें कुछ पता नहीं है, जब आते तभी तो हमें पता लगती। कब पुलिस आई आपके पास? जो हमें क्या पता, जब खूब देर हो गई, वो कोई काम बिगड़ गया, वो जब ही आई पुलिस। नहीं, कल रात में आई थी? आज आई? सांझ आई, रात में आई थी। हाँ, रात में आई। आपको बताया कि साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है? हाँ, बोला उन्होंने मुझे। अच्छा, बताया। हाँ। जावेद कहाँ है, कुछ पता है? जावेद का पता ही नहीं है कहाँ है। अच्छा, ये दोनों क्या एक साथ में काम करते थे सैलून की दुकान? हाँ, सैलून दुकान पे एक ही भी दोनों काम करते थे। कब से काम करते थे? उसे तो बहुत सालें होगी, का आज नई दुकान थोड़ी नहीं है उसकी, तो उसकी कम से कम होगी 12-13 सालों से ज्यादा होगी दुकान को। कल कितने बजे वो यहाँ घर से गए थे दोनों? कल तो सुबह 7 बजे निकल गए यहाँ से। कोई उनकी दुश्मनी थी विनोद नाम के? कभी कुछ जिक्र किया था बच्चों से? किसी से वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। कभी किसी से होता तो दुकान चला लेते जब वहाँ पर। ये बताओ। अच्छा, 5,000 रुपया उधार मांगने की बात कही थी साजिद ने कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा कुछ? नहीं, ये कुछ नहीं है। तो पत्नी गर्भवती नहीं है आप कह रही हैं? नहीं, कोई गर्भवती नहीं है। बच्चों की हत्या क्यों की गई आपको नहीं पता? अब मुझे क्या पता, बच्चों ने उसकी को क्या दुश्मनी बच्चों ने उसके साथ में करी थी, या बच्चों से उनसे कौन सी एलर्जी थी, बच्चों को उनने अत्याचार किया। जी मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ घर पे हूँ।
आपके बेटे ने हत्या की है? अब मुझे क्या पता उसने करी है या उसके साथ में कोई और है या उसके संग में करी है, मुझे जब मैं हाँ थोड़ी मौके पे वहाँ पर तकलीफ है, दुख है इस बात का कि हत्या हुई है दोनों बच्चों की। हमें दुख नहीं है, उसकी माँ ने कैसे बच्चे पाले होंगे, कितनी बुरी मुसीबत से उसने पाले होंगे, उसकी माँ के दिल से पूछो आज। एक बड़ा दाग भी लगा है आपके बेटे पे, दोनों की बच्चों की हत्या, आपका बेटा भी का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। मर गया वो भी चला गया। पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस मुझसे ये कह रहे हैं उसकी बॉडी ले आओ, उसकी बॉडी लाओ, वो भी खत्म है। साजिद, हाँ बताइए आपको। पुनीत शर्मा संवाददाता बदायूं से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फिलहाल कड़ियों को कैसे जोड़ा जा रहा है और क्या खुलासा? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस डबल मर्डर की असली वजह क्या है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर इंस्टेंट अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है। और इस पूरे मामले में हत्या की वजह से कड़ी से पर्दा हटा सकता जावेद नाम का शख्स, जो कि उस वक्त वहीं पर घर के बाहर मौजूद था, क्योंकि साजिद को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, लेकिन अभी तक जावेद फरार है, जिसको तलाश करने के लिए, पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार आसपास के इलाके में दबिश भी दे रही हैं। जो साजिद की मां है उसने बताया कि दोनों भाई रोजाना पिछले कई साल से इस दुकान पर आते थे और वहां पर वो लोग काम करते थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं था दोनों का। लेकिन आखिर साजिद की मां भी जानना चाहती है कि वो कौन सी वजह है कि आखिर साजिद ने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि साजिद की पत्नी थी, वो गर्भवती नहीं थी, ऐसा साजिद की मां नाजरीन ने कहा है। जबकि साजिद अपनी गर्भवती पत्नी के लिए 5,000 रुपए मांगने के लिए आया था। उसने दोनों मृतक बच्चों के मां से उधार मांगे थे। ये सारी बातचीत अभी तक के पुलिस के मुताबिक और जो मृतक बच्चे उनके परिवार वालों के मुताबिक सामने आई है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में साजिद की पत्नी गर्भवती थी या नहीं, और उसने 5,000 रुपए आखिर क्यों मांगे। असली वजह क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। और इसमें सबसे अहम कड़ी है जो जावेद है, उसको पकड़ने के लिए फिलहाल पुलिस लगातार कई जगह पर छापेमारी कर रही है। लेकिन आप देखेंगे पूरे इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स नजर आएगी। फिलहाल इलाके से आम लोगों को हटा दिया गया। इससे पहले यहां पर काफी भीड़ थी। ये घर नजर आ रहा है आपको, और इस घर के अंदर और बाहर पुलिस कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। किसी भी आसपास के इलाके के लोगों को अब यहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था। और यही वजह है कि मंगलवार की रात जब यह डबल मर्डर हुआ, उसके बाद साजिद की दुकान में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, और जो गाड़ियां, जो बाइक्स बाहर खड़ी हुई थी सड़क पर, उनमें भी तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद यहां पर पैरामिलिट्री इलाके में तनाव को देखते हुए रवि इस वक्त यही साफ नजर आ रहा है पुनीत के साथ साथ ही कैसे पुलिस फोर्स पूरे इलाके में तैनात की गई है। बिल्कुल। और पुनीत, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन हम लौटेंगे आपके पास। उसके पहले एक और अपडेट दे दे दर्शकों को। मृतक बच्चों के भाई का बयान भी आया है और कहा है उसने कि साजिद ने मुझे भी मारने की कोशिश की, मैं आरोपी को धक्का देकर छत से नीचे भागा, मेरे सिर में भी चोट आई है। ये बयान है भाई का। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी, सर में लगी है और हाथ में लगी है। दुकान जाती थी आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते। एक तरह जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं बता दें बदायूं की घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बड़ी खबर यही है, बीजेपी दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है। एसपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है, ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है बीजेपी। धार्मिक विवाद ही बीजेपी का आखिरी हथियार। तो ये देखिए ट्वीट इस पूरे मामले पर किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है, जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। बीजेपी जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बचा है। और बीजेपी के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले में घूम रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिसके कारण समाज में
तनाव बढ़ता जा रहा है, लड़ाइयां बढ़ रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। पुनीत, कुल मिलाकर अभी तक अगर ये सवाल किया जाए कि इस मामले में हत्या की वजह और मोटिव क्या रहा है, तो पुलिस क्या छानबीन में लेकर सामने आई है? घर वालों के बयान से भी अभी तक ये बात बहुत स्पष्ट नहीं हो रही है कि क्या सिर्फ 5,000 या 6,000 रुपए के लिए इतनी बर्बरता दिखाई गई, इतनी निर्ममता से हत्या कर दी गई मासूम बच्चों की। देखिए रवि, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हत्या की वजह क्या थी। 5,000 रुपए जो उसने उधार मांगे थे, वो तो जो माँ है दोनों मृतक बच्चों की, वो उनको दे ही रही थी। तो फिर कौन सी वजह थी? क्या कोई पुरानी दुश्मनी? हालांकि उससे भी जो मृतक बच्चों के पिता हैं वो इनकार कर रहे हैं, जो आरोपी साजिद है उसकी माँ भी इनकार कर रही है। तो आखिर ये कौन सी वजह थी? क्या पहले से ही प्लानिंग से जो साजिद और जावेद दोनों यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि उनके पास चाकू था, वो उस तरह से नाई का काम करता था, तो फिर वो चाकू लेकर के क्यों आया? क्या बच्चों को प्लानिंग के तहत ही एक एक करके ऊपर बुलाया गया? क्योंकि पहले बच्चे से कहा गया कि वो पानी लेकर के आया, जब पानी लेकर के बच्चा पहुंचा तो उसकी हत्या की गई, और जब पीछे से दूसरा बच्चा चाय लेकर के पहुंचा तो उसकी हत्या की गई, और जब तीसरा बच्चा पहुंचा तो उस पर भी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच्चा अपनी जान बचा करके भागा। तो क्या टारगेट ये तीनों बच्चे ही थे जिनको एक एक करके मारा गया और उनकी मां से उनको बचाया जाना था कि मां को पता ना लगे? ये वजह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी पता लगेगी जब जावेद पुलिस के हाथ लगेगा, और यही वजह है कि जावेद को तलाश करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार इस वक्त दबिश दे रही है, लेकिन कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसे पुलिस छोड़ रही हो। हर एंगल पर नजर रखी जा रही है। इन्हीं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। पुनीत हमारे सहयोगी परिवार वालों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे मामले के इलाके में हालात बने हुए हैं उसकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच बदायूं की घटना पर पुलिस प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, सुनिए। आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है। समय वहां पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही। बच्चों की हत्या कर दी, तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको समझाया बुझाया गया है, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समय से करेंगे। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों की। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र बताई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये जो घटना है बहुत निर्मम है, जो भी सुन रहा है वो दुख से भर जा रहा है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी इस पे पास किए जा रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस पर? देखिए, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, अभी ये बदायूं की घटना है, इसके पहले कानपुर में आपने देखा होगा 2 बहनों ने आत्महत्या की थी, उसके पहले भी आपने देखा होगा लगातार ये जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाय इससे भागने की, बजाय ये बोलने के कि जैसे हम उनकी कानून व्यवस्था पे उंगली उठाते हैं वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। सरकार को मानना चाहिए कि सरकार की जो खाकी का जो रौब है वो खत्म हुआ है, सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर वो खत्म हुआ है, सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में एकदम नाकाम हो गई। मुझे लगता है कि सरकार को अब खुद ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहना चाहिए हाँ हमारी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बजाय इसके कि बात इधर उधर डालने की कोशिश करें। सर, 2 बच्चों की हत्या का ये जो मामला है, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि ये सुनियोजित है? मैं सुनियोजित की बात क्या कह रहा हूं? आपने ये साफ तौर पर कहा ना सर कि धार्मिक सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैंने अभी बोला, धार्मिक नाम लिया मैंने आपको। सर, आपके ट्वीट में ये बात लिखी है, आपके ट्वीट में ये बात लिखी है कि जनता के असल मुद्दों से हार चुके हैं, तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही बीजेपी का आखिरी हथियार बचा है। मैं जो आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम है। तो ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, बजाय इसकी इधर उधर की बात करने की। ये अपने ऊपर जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है? हर चीज को तोड़ मोड़ के पेश करने की सरकार की आदत हो गई, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की हिफाजत नहीं कर पा रही है और उनको पता है कि जनता से उनका मोह, जनता
बीजेपी का अब जनता से और जनता का बीजेपी से, खासकर जनता का बीजेपी से मोहभंग हो चुका है। इस भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप किसी न किसी का सहारा लेती है, या आपको ये हमारे साथ आवाज उठानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, तो सवाल आप मुझसे पूछने लगते हैं। तो मुझे आपसे भी इस बात की शंका होती है कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आवाज उठाइए कि सरकार, भाई इस तरह की मौतें हो रही हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी और आप उसकी जिम्मेदारी विपक्ष पे ठहराना चाहती, मतलब महिलाओं पर अत्याचार। सरकार जिम्मेदारी, पूरे मामले से निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, इंसाफ भी मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने इसी वारदात का वीडियो ट्वीट करते हुए ये कहा है कि इशारे पर ही ऐसी वारदातें की जा रही हैं, इन शब्दों के लिए मैंने आपसे ये पूछा कि किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? आपके साथ दिक्कत है कि बेरोजगार आत्महत्या करता है, विपक्ष जिम्मेदार, महिलाओं पर अत्याचार होता है, विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष जिम्मेदार, हत्याएं होती हैं, विपक्ष जिम्मेदार। तो आप तय कर लीजिए ना कि आप तो ये मान के चलते हैं सब चीजों में विपक्ष जिम्मेदार, तो बात ही खत्म हो गई। कमाल करते हैं आप, सरकार के खिलाफ इस वक्त बोलने में इतना डरते हैं, तो फिर क्यों फोन लेते हैं आप हिम्मत जुटाइए ना, आप ही चौथे स्तंभ में हिम्मत जुटाइए कि सरकार की नाकामी की वजह से सब चीज हो रही है, तो आप हमारे शब्दों में खोजते रहते हो शब्द, कमाल है। नहीं अनुराग जी, लेकिन अनुराग जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अभी अभी ये घटना हुई है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था कि पुलिस इस पे जांच करके कुछ तो आगे काम करे। संवेदनशील मुद्दा है, बच्चों की हत्या हुई है, मैं बस इतना कह रहा था। तो अनुराग भदौरिया जुड़े हुए थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता। और देखिए जिस तरीके से ये मामला आया और आपने सुना कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से बहुत ही इस पर सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा इस मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ सकती है। और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पटना में पप्पू यादव से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव की तरफ से क्या कहा गया जानिए। बिहार में इंडिया को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। मजबूती के साथ सरकार बनाए। दावा लगातार कर रही है कि वो 40 के 40 सीट बिहार में जीतेगी, उसको कैसे आप लोग रोकेंगे? देखिए, मैं 65 जीत रहा था वो झारखंड, 24 भी नहीं जीते, औकात पे रह गया। फील गुड था, वो भी बर्बाद हुआ। पहले ही हुआ है कि ये इसका जो ईवीएम है, ईवीएम के अलावा ये दूसरा इसके पास कोई रास्ता नहीं है जीतने का, कोई रास्ता। देश का कोई भी सर्वे या कोई भी लोग, खासतौर पर किसान और मजदूर वर्ग और युवा, मोदी जी से और छोटे व्यापारी नफरत करते हैं। बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा हिंदू मुसलमान की चीजों में फंसे रहे। हम नफरत का आधार। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। रुपेश, ये जो नई मुलाकातें चुनाव के ठीक पहले, इसके पॉलिटिकल राजनीतिक संकेत क्या हैं और क्या वाकई में राजद को इस सारी एक्सरसाइज से कोई फायदा मिल सकता है बिहार में? देखिए, इसी कोशिश में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी लगे हुए हैं। एक तो परसेप्शन बने कि इंडिया अलायंस में दूसरे दलों या नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे अली अशरफ फातमी जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। उसी तरह पप्पू यादव देर रात जाकर के लालू प्रसाद यादव से मिल लिए। वो पूर्णिया में वो रैली भी कर चुके हैं, पूर्णिया से वो चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके थे। लेकिन यादव वोटों का बिखराव नहीं हो और मुसलमान वोटों का बिखराव नहीं हो, इस कोशिश में कि क्या हिना साहब से भी बातचीत कर ली जाए। पप्पू यादव की सीमांचल और कोसी के इलाके में एक बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अगर पप्पू यादव 11 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं तो वो यादव वोटों में बिखराव हो सकता था। लिहाजा जो लालू यादव पहले पप्पू यादव से मिलने से कतराते रहे, अपनी पार्टी में शामिल कराने के लेकर के, पहले वो सांसद रहे हैं
आरजेडी में लंबे समय तक उन्होंने पारी खेली है, लेकिन अब ये कोशिश है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से बाहर गए, उसके बाद से कहां कहां संभावनाएं हो सकती हैं, क्या पशुपति कुमार पारस को इंडिया में लिया जा सकता है। तो उन तमाम संभावनाओं पर कि जिसमें इंडिया गठबंधन ना सिर्फ बिहार में मजबूत हो, बल्कि जो एक कोर वोट बैंक है लालू प्रसाद यादव का MY, उस समीकरण में कोई सेंधमारी नहीं हो, इस वजह से कि बीजेपी और इंडिया, इन दोनों के माइनस कोई एक मोर्चा खड़ा हो रहा है, क्योंकि पप्पू यादव भी इस कोशिश में थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनना चाहते थे और उनकी पत्नी हालांकि कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होकर के पप्पू यादव राजद के पास गए और लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य नेता और इंडिया अलायंस की तरफ से वो NDA को 0 पर आउट करेंगे। ये तमाम जो बातें उन्होंने ट्वीट करके ये जो जानकारी दी है, तमाम कोशिशों के बीच, समीकरण बिठाने की इस जद्दोजहद के बीच क्या आगे बड़ा फैसला होता है, इस पर नजर बनाए रखे रुपेश, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज फिर बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, कल हुई बैठक में कितने नामों पर मुहर लगी, इस रिपोर्ट में लेटेस्ट अपडेट। लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट मंगलवार को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की मैराथन बैठक चली। इस बैठक में 8 राज्यों के 50 उम्मीदवारों पर चर्चा पूरी हुई। बाकी 3 राज्यों के उम्मीदवारों पर आज शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की फिर बैठक होगी, जिसमें 30 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई बैठक में पश्चिम बंगाल के 12 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की उम्मीदवारी भी तय हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई तीसरी बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। हालांकि पहली बैठक में उनकी वायनाड सीट पर फैसला होना था, इसलिए वो न्याय यात्रा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल हुए थे। दूसरी बैठक में दिल्ली में होते हुए भी राहुल शामिल नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली ये कि अपनी यात्रा के दौरान राज्यपाल नेताओं, सांसदों और टिकट के दावेदारों से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। दूसरी ये कि राहुल खुद को निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ही सर्वेसर्वा हैं। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका यूपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने यूपी में अपने 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी भी करीब आधे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने कोटे के 17 सीटों में से एक पर भी उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। गांधी परिवार यूपी से चुनाव लड़ेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। अब सवाल है कि क्या राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव लड़ेंगे। TV9 भारतवर्ष के इस सवाल का फिलहाल कांग्रेस का कोई भी नेता जवाब नहीं दे रहा है। सूत्रों की माने तो अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को वीडियो संदेश भेज रहे हैं कि अमेठी में आपके अलावा कोई मंजूर नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बना हुआ है। इसको लेकर गांधी परिवार असमंजस में है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की कई बार बैठक हुई है, लेकिन यूपी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। कार्यकर्ताओं को फिलहाल यही कहकर उनकी बात को टाला जा रहा है कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। उद्धव की पार्टी 23, कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। और शरद पवार की पार्टी 6, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 4 सीटें। अगर अंबेडकर गठबंधन में नहीं आते तो कांग्रेस को 4 सीटें और मिलेंगी। कल मुंबई में सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो सकती है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, अब आखिरी क्षण से पहले, क्योंकि अब सब कुछ फाइनलाइज किया जा रहा है, क्या लग रहा है किस तरीके से सेटल किया जा रहा है, और अंबेडकर गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर कोई क्लैरिटी? देखिए, प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो सियासी रणनीति है, जो सीट बंटवारे पर वो बात कर रहे हैं, उससे सहमत नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वो गठबंधन के बाहर रह सकते हैं, लेकिन जो 7 सीटें हैं कांग्रेस बता दे, वहां पर वो कांग्रेस का समर्थन कर देंगे, वहां अपने उम्मीदवार नहीं देंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे 23 सीट, कांग्रेस 14 सीट और 6 सीट शिवसेना के अलावा एनसीपी 6 सीट लड़ सकती है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर अगर 4 सीटें लड़ते हैं तो वो 4 सीटें कम हो जाएंगी। तो ये एक मोटा मोटी फॉर्मूला बन गया है और आज और से लेकर कल सुबह तक इंतजार किया जाएगा प्रकाश अंबेडकर का। और अगर प्रकाश अंबेडकर नहीं आते तो इसी फॉर्मूले की कल
कल ऐलान कर दिया जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विक्रांत। और थाईलैंड से भारत वापस लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों की दिल्ली में मंगलवार को विशेष पूजा की गई और इस दौरान बौद्ध भिक्षु और धार्मिक प्रमुख ने भगवान बुद्ध की प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। दिल्ली में कल जब भगवान बुद्ध के अवशेषों को वायुसेना के विशेष विमान से बाहर लाया गया तो उस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी। इन पवित्र अवशेषों को एक प्रदर्शनी के तहत थाईलैंड के बैंकॉक में 22 फरवरी से 18 मार्च तक प्रदर्शित किया गया। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से इन पवित्र अवशेषों को राजकीय अतिथि के दर्जे के अनुरूप भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से थाईलैंड ले जाया गया था। थाईलैंड में 26 दिनों तक चली प्रदर्शनी से 4 मिलियन से अधिक लोग भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन करने पहुंचे थे। वापस लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों की दिल्ली में मंगलवार को विशेष पूजा की गई। इसमें बौद्ध भिक्षु और धार्मिक प्रमुख के साथ मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई। ये पहली बार है कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने एक बयान में कहा कि ये साझा आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक संबंध की भावना को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ भारत के संस्कृति मंत्रालय और आईबीसी की पहल थी। और महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग को लेकर खबर। आग से कई दुकानें और गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र की, जहां देखिए किस तरीके से आग की चपेट में आसपास की दुकानें और गाड़ियां भी आ गई। फिलहाल खासी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया है।